हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंजाब में कांग्रेस के पुराने कप्तान अमरिंदर सिंह के दिल की बात सुनाऊंगा। आज पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी से दिल खोलकर बात की। आज पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी को चुनौती दी, कांग्रेस को चैलेंज किया। कैप्टन ने कहा, अगर कांग्रेस पंजाब में सिद्धू की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी तो कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर सिद्धू सामने होगा तो उन्हें हराने के लिए वो जी जान से लड़ेंगे। कैप्टन ने साफ साफ कहा, सिद्धू पाकिस्तान का यार है, इमरान का यार है, उसे पाकिस्तान से प्यार है और यह प्यार हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात के सबूत विजय लक्ष्मी को दिखाए कि कैसे पाकिस्तान हमारे यहां बम बारूद भेज रहा है, ड्रोन से हथियार गिरा रहा है, ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, पंजाब को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। और इतना सब देखकर भी सिद्धू पाकिस्तान के वजीर आजम के कसीदे पढ़ रहा है, पाकिस्तानी जनरल को छप्पी दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम खाई है कि वो ऐसे सिद्धू को पंजाब में जमने नहीं देंगे, पंजाब में सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि किसने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गुमराह किया। सोनिया गांधी ने 4 साल पुराने सिद्धू के लिए कैप्टन से 67 साल पुराने पारिवारिक रिश्ते को कैसे झटके में तोड़ दिया। कैप्टन ने आज यह भी बताया कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्यों मिले। विजय लक्ष्मी ने कैप्टन से पूछा कि वो आगे क्या करेंगे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे या आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन कैप्टन ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें नए चीफ मिनिस्टर चन्नी से कोई शिकायत नहीं है, पर वो सिद्धू को नहीं छोड़ेंगे, न चुनाव जीतने देंगे, न कभी चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। हुए सिद्धू आज से 4 साल पहले तो बीजेपी का एमपी था, 3 बार वहां रहा। इधर आने का उसका कैसे ये क्लाउड इसको बन गया? व्हाट इज हिज गेम? ही इज जस्ट अ ड्रामा मास्टर। इसको वहां जहां ले जाओ लोग इसको सुनने आते हैं, बिकॉज ही क्रैक्स जोक्स एंड पीपल वांट लाइट हार्टेड, जैसे जोकर होते हैं उस टाइप ऑफ वर्क ही डज। और उसके बाद इसका मतलब तो नहीं कि उसके कहने पे कोई वोट डालेगा, वो तो उसको ही कि कलेक्टर क्राउड और हंसा देता है लोगों को, बस यही करता है। फिर 2022 में क्या होगा? क्योंकि नेतृत्व तो सिद्धू का भी होगा, यही आपकी पार्टी कह रही है, तो 22 में क्या होगा? वेल, अगर इसका चेहरा बना के इसको लड़ाई करें, लड़ाएंगे तो वी विल लूज। आपको लगता है 2022 का चुनाव कांग्रेस हार जाएगी? अगर इसको बनाएंगे अगर चन्नी इज फाइन, नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन टू चन्नी, बट सर्टेनली टू सिद्धू वी हैव। तो फिर आपको लगता है किसको एज मिलेगा? अकाली को एज मिल जाएगा या आम आदमी पार्टी को एज मिल जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, बहुत फोर्सेस हैं अब। आम आदमी इज देयर इज अपना ये यूनियंस वालों की अपनी जगह है, फार्म यूनियंस वाली। फिर अकाली दल है, एक अकाली दल है जो पुराना है, एक और नया वाला बन गया। फिर वो बीजेपी के भी हो, सो इट्स खिचड़ी एट द मोमेंट, खिचड़ी। तो आप कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू की तरफ जाएगा स्टेट अगर सिद्धू को बनाए रखा कांग्रेस पार्टी? पता नहीं, हंग असेंबली में पहुंचेगा भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि सिद्धू के नीचे हमें कोई डबल फिगर भी आ जाए तो बड़ी बात है। सिद्धू के लीडरशिप में अगर डबल फिगर भी आ जाए तो बड़ी बात है, कैप्टन ने कहा। उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि वो सिद्धू के खिलाफ हैं। नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टन ने कहा कि चन्नी काबिल हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे, लेकिन अगर चन्नी ने सिद्धू की गाइडेंस में सरकार चलाई तो सारा खेल खराब कर लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 50 साल में पहली बार देखा जब सीएम को मंत्री बनाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। तमाम नेता जिनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट बनाने के बारे में सलाह दे रहे हैं। सरकारें कैसे चलती हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एंड हमारी पॉलिटिक्स में और खास करके हमारे पंजाब में ये बात कभी नहीं आई। वेदर वी आर दलित्स और वेदर वी आर जट्स और वेदर वी आर बैकवर्ड क्लास और एनी क्लास, एवरीबॉडी इज इक्वल। दैट इज हमारा तो रिलीजन हमें बताता है, एंड वी डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस। एज फार एज चन्नी इज कंसर्न्ड, चन्नी 4.5 साल मेरा मिनिस्टर रहा है
इट्स इज अ गुड मिनिस्टर। उसके वो मेरा हाई टेक्निकल एजुकेशन और उसके पास कल्चरल अफेयर्स थे, अच्छा काम किया उसने। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज also he's now done his doctorate. आपको लगता है efficient है वो चला लेंगे doctorate? Well, as long as he doesn't come under the influence of Mr. Sidhu. अगर सिद्धू की बात मानेंगे और सिद्धू के इशारे पे चलेंगे, ये एक पार्टी नहीं चलेगी यहाँ। आपको लगता है You have to have one leader. You can't be having two leaders or collective leadership. One leader, Punjab wants one leader, strong leader. लेकिन आपकी पार्टी तो बार बार कलेक्टिव लीडरशिप की बात करी आप। ये पता नहीं कैसे, मुझे नहीं, ये मेरे 52 इयर्स में तो मैंने कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। सो आई डोंट नो। जब मैं इलेक्ट हुआ, वेदर इट वाज इन 2002 या 2017, मुझे कहा गया, व्हेन आई रैंग मिसेस गांधी, शी सेज गो एंड गेट स्वर्न इन। तो मैंने स्वेरिंग, मेरे गवर्नर ने मुझे शपथ दिला दी। उसके बाद मैंने किसी को नहीं पूछा, दोनों बार मैंने अपने कैबिनेट बना ली, अपना पोर्टफोलियो दे दिया, वो सब बैठे हैं दिल्ली में कि कैबिनेट में कौन आएगा जी, कौन सी पोर्टफोलियो, व्हाट फॉर। अब चन्नी 4.5 साल मेरा मिनिस्टर रहा है, वो कैबिनेट में रहा है, उसको जैसे मुझे, उसको भी मालूम है कि कौन मिनिस्टर की किस क्या कैपेबिलिटीज हैं, और उस हिसाब से वो अपने बांट देगा। Why do you have to decide? Why does Mr. Rawat have to decide this? Why does Mr. Surjewala या दूसरा वो क्या नाम है, Makin have to decide this? It should be the chief minister will decide who is his cabinet. तो क्या chief minister cabinet को चलाना है, chief नहीं 1 minute, it's collective leadership and chief minister must have the ministers should have confidence in chief minister and vice versa. अगर confidence नहीं होएगी तो कैसे चलेगी कैबिनेट? आपने देखा आज कैप्टन खुलकर बोले, उन्होंने बहुत सारे राज खोले। विजय लक्ष्मी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें कुर्सी जाने का गम नहीं है, उनकी जगह किसे चीफ मिनिस्टर बनाया इससे भी कोई मतलब नहीं है। दुख इस बात का है कि पार्टी हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने, जिनके परिवार से उनका 67 साल पुराना रिश्ता रहा है, उन्होंने जिस तरह से कैप्टन को हटाने का फैसला किया, जिस तरह से कैप्टन को अंधेरे में रखकर विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, ये बात कैप्टन के दिल को चुभ गई। कैप्टन ने कहा अगर सोनिया गांधी उन्हें पहले एक बार कह देती हट जाओ तो हट जाते, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन पर भरोसा नहीं किया। कैप्टन ने कहा पार्टी लीडरशिप उनके स्वभाव को, उनकी शख्सियत को, 52 साल के लंबे राजनीतिक अनुभव को जान नहीं पाई। फिर क्या कहा जाए, क्यों कहा जाए, किससे कहा जाए? ये फैसला कांग्रेस लीडरशिप का है। अगर वो समझते हैं किसी और को ले आए, मुझे तो कोई फिक्र नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये फीलिंग थी कि ऑल जरूरत तो सिर्फ इतनी थी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्योंकि 3 हफ्ते पहले मैं मिला था और मैंने कहा था कि मैं सिद्धू के साथ नहीं चल सकता, वो इधर को खींच रहा है, मैं उधर को खींच रहा हूँ, पार्टी टूट जाएगी। तो उन्होंने कहते हैं हम उसको कहेंगे, बट आई सेड यू कैन रिमूव मी, आई एम विलिंग टू गो, पुट किसी और को डाल दो उसमें मेरी जगह में। कहते नो आई वांटेड टू कैरी ऑन। आई सेड फाइन। तो फिर जिस दिन हुआ, अगर वो मुझे सिर्फ टेलीफोन करके कह रहे थे कि अमरिंदर आई थिंक वी टॉक दैट डे, लेकिन आपको नाउ आवर ओपिनियन इज कि यू शुड गो, आई वुड हैव सेड हैप्पीली यस मैम एंड आई वुड हैव सेंट माय रेजिग्नेशन। तो ये करनी कि सीएलपी की बनाओ, रात को बुलाओ, सीएलपी का लीडर को जो मैं हूँ मुझे नहीं बताना, दैट हर्ट मी, दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी। तो जो पूरी प्रक्रिया थी, क्या आपको लगता है कि आपको कम समय मिले, इस तरह की प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई कि देर रात में ट्विटर के जरिए जानकारी दी गई ताकि आपको कम समय मिले कि आप अपने नहीं, मैं क्या करूंगा, तो आपका ख्याल है मैं बस में उठा के जहाज में बुला के गोवा ले जाऊंगा उनको? ये मेरा नहीं है सिस्टम। और मैं समझता हूँ कि 52 इयर्स में अगर मुझे मेरी नेचर को पहचाने नहीं मेरी लीडरशिप, तो ये कैसी भी लीडरशिप है? दे शुड नो मी। और जानता हूं कि मैं ऐसी बात नहीं करता। आई एम नॉट समबडी को जो किसी को बैठा के छुपाऊंगा कहीं। जब मुझे उन्होंने रिंग किया, मुझे किसी मेरे कॉलीग ने किया 8 बजे सुबह कि व्हाट दिस मीटिंग इज ऑन, आई सेड नो आई डोंट नो। कहते नहीं मीटिंग बुलाई गई है, तो हम आना चाहते हैं आपके पास। मैंने कहा अब ये मत आओ, you let us tell our friends whoever wants to come they can meet me, I'll come to my official residence at 2 o'clock। वहां फिर टेलीफोन होने लगे कि मत जाओ उसके घर में। उसमें क्या बचपने की बात है? ये कर रहे हैं ये सुरजेवाला और दूसरे जो आए थे इधर, these sort of people, what is the need for it? I am not one of those people who do this। करते होंगे
दूसरे स्टेटों में कि किसी को छुपा दो और कोई लड़ाई, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं। आई वाज विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे कह देते छोड़ दो, मैं छोड़ दी। जब मैंने कहा कि मुझे मेरी जॉब ले लो, शी सेड नो आई वांट यू टू स्टे। अगर अब उन्होंने मन बदल लिया और कहते कि नो आई थिंक यू शुड रिजाइन, आई सेड फाइन मैम। जैसे मैंने उन्हें 10 बजे कहा, 4 बजे मैंने रेजिग्नेशन गवर्नर को दे दिया। तो व्हाट इज द नीड फॉर डूइंग ऑल दिस ड्रामा? अब यहां 2 बातें समझने की जरूरत है। पहली तो ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी कहा था बने रहिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और फिर जब चुपचाप मीटिंग बुलाई तो इस बात को शक था कांग्रेस पार्टी को कि अमरिंदर सिंह एमएलए को भगाकर कहीं ले जाएंगे। कैप्टन ने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मेरी नेचर को पहचानना चाहिए। और फिर कैप्टन ने 2 और बड़ी बातें कही। उन्होंने खुलासा किया कि किसी और ने नहीं, उन्हें खुद सोनिया गांधी ने रिजाइन करने को कहा था, इस्तीफा देने को कहा था। और दूसरी बात, कैप्टन ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास अनुभव की कमी है, वो राजनीतिक तौर पर मैच्योर नहीं है, वो दूसरों की सलाह पर फैसले लेते हैं। कैप्टन ने कहा उन्हें हटाने का फैसला भी एडवाइजर्स के कहने पर लिया गया। 10 बजे जब उनका टेलीफोन आया और मैसेज था सिर्फ दैट आई एम ट्राइंग टू रीच यू, सो आई वाज समवेयर एल्स। जब मैंने देखा तो मैंने रिंग किया, मैंने कहा मैम आपका टेलीफोन आया। शी सेड हाँ अमरिंदर, आई थिंक यू शुड रिजाइन। आई सेड सर्टनली मैम आई विल रिजाइन। मैंने तो नहीं कहा कि क्यों या क्या नहीं। सो आई सेड आई विल सेंड माय रेजिग्नेशन टुडे। मैंने भेज दिया। लेकिन इस तरह की भी बात आई थी कि उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कैप्टन। देन after I said this, I'll send my resignation today. She said, Amrinda, I'm very sorry. I said, that's fine, ma'am, no problem. पर इस सॉरी के पीछे आपको क्या लगता है, वजह कौन है, जिम्मेदार कौन है? पता नहीं कौन है एडवाइजर उनके, कौन नहीं है। उन शायद हो सकता है कि उनके एडवाइजरों ने किसी ने कहा हो तो आप यू मेक अ चेंज एंड ब्रिंग समबडी एल्स। ये कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम रही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन में। मैडम गांधी नहीं चाहती। यही मैं समझता हूँ कि ऐसी बात क्यों हो, क्योंकि मेरा तो दोनों के साथ बड़ा नजदीक रहा हूँ मैं। ये ठीक है कि पिछले 1.5 साल से मैं प्रियंका या 2 साल से मैं नहीं मिला, जब से कोविड था ना मैं राहुल को मिला हूँ। लेकिन इस पे तो हम हर दूसरे दिन बात करते हैं ऑन दिस व्हाट्स इट कॉल्ड फेस टाइम, तो हम करते रहते हैं एंड व्हाट्सएप वगैरह में। सो हम मुझे बोल रहे थे, कभी मुझे इंडिकेशन ही नहीं। इनफैक्ट प्रियंका जी का मेरा जो बात मेरा ज्यादा होती रहती है, वी कीप टॉकिंग टू ईच अदर। सो आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर किसी और को ले आना ले आए, पर मुझे इन द प्रोसेस मुझे ह्यूमिलेट मत करो। आई हैव बीन अ कॉलीग ऑफ योर्स फॉर इतने साल हो गए। बच्चों को तो मैं इस उम्र से जानता हूँ। इनके फादर तो मेरे साथ एक साथ स्कूल में मेरे से पीछे थे। सो 1954 से मैं जानता हूँ। कितने साल हो गए? 54 to 2021. How many years is that? 60 something years. तो जब इतना है, it's more like a family relationship. तो you can tell me. उस फैमिली रिलेशनशिप में जब ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो आपको दुख तो जरूर होगा। That is my reason. I am upset about this. पहले तो जब मैंने ऑफर किया अपना रेजिग्नेशन, वो कहते नहीं काम करो, यू हैव टू बी हियर। फिर उसके बाद जब उन्होंने मन बदल लिया, दे शुड रिंग मी अगेन कि आपने उस दिन कहा था कि रिजाइन, आई थिंक यू शुड रिजाइन। ओके रिजाइन। तो क्या ये इंडिसिसिवनेस है एट द लेवल ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा? नहीं, उनके सब अनफॉर्चुनेटली उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वो जो बाहर बैठे हैं ना, ये वेणुगोपाल एंड ऑल दोज अदर फेलोज, जो भी है उनके एडवाइजर, वो बताते रहते होंगे ये जी वो ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा जी, फलाना हो जाएगा। वो क्योंकि उनकी सोच में, उनके मन में कुछ और किस्म की सोच है, वो मेरी कैरेक्टर नहीं जानते। आई डोंट डू दीज थिंग्स। जब टाइम आ जाता है और अगर ऐसी बात है रिजाइन, मुझे तो ऐसी कोई, मैं किसी चीज को पकड़ के नहीं रखता। और इसके बाद कैप्टन पाकिस्तान के मुद्दे पर आए। बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो खतरे हैं, जो आशंकाएं हैं, कैप्टन ने उनकी बात की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अब पंजाब में गड़बड़ी करने की साजिश रच रहा है। ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, ड्रग्स भेजी जा रही हैं, बम मिल रहे हैं। ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा सतर्कता और आपसी सहयोग की जरूरत है। इस वक्त ऐसे नेता की जरूरत है जो केंद्र के साथ मिलकर पंजाब को सुरक्षित रख सके। और कम से कम सिद्धू से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान की पहली पसंद है और बीजेपी के नेता उससे बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं। कैप्टन सिर्फ बातें नहीं करते,
सबूत भी सिखाते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं। और उन्होंने विजय लक्ष्मी को बहुत सारे सबूत दिखाए और बताया कि इस वक्त पंजाब में हालात कितने सेंसिटिव हैं, देश को कितने ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। There is so many pictures, so much information जो आई है, जो हथियार आए हैं, हमारे राइफल्स आई हैं, पिस्टल्स आई हैं, हैंड ग्रेनेड्स आई हैं, RDX आया है, टिफिन, अब बच्चों के टिफिन बॉक्सेस में भी बना रहे हैं, दे आर मेकिंग थिंग, ताकि बच्चा को उठा के स्कूल में ले जाए, वहाँ खोलेगा और सब कुछ एक्सप्लोर कर जाएगा। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। सो इट्स अ वेरी मेजर, unfortunately I would call it a blunder, because Sidhu has no experience in handling this sort of material and this sort of, and you have to have a very close liaison with the government of India. Let me tell you, हमारी एजेंसी पंजाब पुलिस के पहले तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है, उसके बाद पंजाब पुलिस, फिर डिफेंस फोर्सेस, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज, उनके थ्रू वी हैव टू डील। आप पूछते हैं मुझे कि मैं अमित शाह को क्यों मिला हूं या प्राइम मिनिस्टर क्यों मिला, और नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, और प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए क्या करेंगे या नेशनल सिक्योरिटी अपने होम मिनिस्टर क्या करेंगे। मैं उनको साथ डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि क्या क्या मेरे वहां प्रॉब्लम्स, मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप 1 minute, wherein I put a whole bundle here of papers. They were with me on lying on that table. You want to see? You want to see? Yeah. अच्छा। These are what are the weapons coming from Pakistan? देखो, अब देखो, ये लो, ये देखो, देख लो, जो आते हैं ड्रोन्स में, ये ड्रोन है। And here are the pictures. Here are these are all drone drops. And ये तो ड्रोन ड्रॉप्स जो हमने पकड़े हैं, जो नहीं पकड़े वो कहाँ गए, किसके हाथ में है, क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, क्या करना चाहते हैं। दिस इज द ड्रोन, दीज आर द हैंड ग्रेनेड्स, दीज आर द AK-47, ऑल दीज आर देयर। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस? ये सब वेपन आए, किस लिए आए वेपन? दिवाली मनानी है इन्हें। तो आपको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप? यस, दिस इज व्हाट इज कमिंग, दिस इज द लेटेस्ट वन बिफोर आई रिजाइन्ड। तो सर, अगर फिर भी आपकी पार्टी नहीं मानती है और 2022 में भी चली जाती है तो क्या करेंगे कैप्टन साहब, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है। टेररिस्ट, गैंगस्टर, स्मगलर, नेक्सस एंड नार्को टेररिज्म, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन पंजाब। तो आप कह रहे हैं कि अगर सिद्धू कंटिन्यू करते हैं तो वो जो सेंसिटिव इशू है वहां पर भी, जो सुरक्षा को लेकर के बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, मिलिटेंसी झेल चुका है, हाउ विल ही डील विद देम? सब आप देखो, सिद्धू को आप चीफ मिनिस्टर बना दो, बीजेपी के साथ इसकी बनती नहीं, बीजेपी की नेशनल गवर्नमेंट है, हाउ विल ही डील विद देम? उसको तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते बीजेपी वाले। लेकिन सिद्धू खेमे के लोग आप पर भी इसी तरह का आरोप लगाते हैं क्या? कि आपके भी फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, आपका भी है। फ्रेंड्स तो क्या, 40% ऑफ पटियाला इन पाकिस्तान, 40% इन 1947। जब मैं पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान गया था, पटियाला के लोग जो शेखुपुरा एंड लाहौर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हैं, वो सब एक साथ होके मेरे लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसेप्शन किया था। और नेशनल सिक्योरिटी इज प्राइम थिंग। अब पाकिस्तान के साथ चाइना आ गया, अब चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? नॉमिनी ऑफ पाकिस्तान। और उनके तालिबान और चाइना एंड ऑल आर टुगेदर, उगर्स को जो है उनको कंट्रोल करने के लिए चाइना विल यूज द तालिबान एंड चाइना विल देयरफॉर फाइनेंस द तालिबान। सो यू आर अप अगेंस्ट 3 फोर्सेस हु आर कंबाइनिंग, एंड वो है हमारे बॉर्डर के ऊपर आएंगे। एंड यू थिंक वी डोंट नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट? पंजाब पुलिस इसको संभालेगी? इट कैन नॉट बी डन। Channi is a good boy. There's no problem in that. But the problem is he must work independently and be an independent chief minister and be a strong chief minister. And don't be under the influence of Sidhu. Otherwise ये नहीं चलेगी। कैप्टन पुराने फौजी हैं, देश की सुरक्षा को अच्छी तरह समझते हैं। उनकी इस बात में दम है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रोज नई साजिश रच रहा है। कश्मीर में गड़बड़ी की पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब पंजाब में पाकिस्तान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन ने इसके सबूत दिखाए, कांग्रेस हाईकमान को उस खतरे से आगाह किया और फिर यह भी कह दिया कि सिद्धू पर न देश भरोसा करता है न कांग्रेस लीडरशिप को करना चाहिए, क्योंकि सिद्धू इमरान का यार है, उसे पाकिस्तान से प्यार है।
विजयलक्ष्मी से बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो देश के साथ हैं, किसी भी कीमत पर सिद्धू को नहीं जीतने देंगे, सिद्धू का हर कीमत पर विरोध करेंगे, फिर भले इसके लिए उन्हें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। जब पाकिस्तान के साथ मिस्टर सिद्धू का इतना अच्छे कॉन्टैक्ट है और हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, his relationship should be with us more than friendship there. वो that is the general scenario. लेकिन एक बात मुझे बताओ कि why is it that Sidhu is dropped from that program जो है, वो क्या था उसका, कपिल शर्मा शो का, क्योंकि एक रिएक्शन हुआ कि तुमने जनरल बाजवा के साथ, जब हमारे जवान मर रहे थे पाकिस्तान के कश्मीर के बॉर्डर पे, तो जनरल बाजवा को क्यों जफ्फी डाली, तो इमरान खान की स्वेरिंग पे क्यों गया, और आपने करतारपुर जब वो खुला था कॉरिडोर, आपने इसकी तकरीर सुनी, ये एक इसकी स्टैंडर्ड तकरीर है, उसी तकरीर इसने की मोदी जी के हक में, ये सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ, और वही सिर्फ नाम बदल देता ऊपर वाली, और उसने वही इमरान खान की, उसी मैं खड़ा था, मैंने उसकी बैठा नहीं, सामने बैठा था इमरान खान, बेचारे डॉक्टर साहब भी फंस गए उसमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो अपनी तकरीर कर रहा था, वही तकरीर, और इमरान खान तो बस में मेरे साथ था, और लोगों को, और पता नहीं आपने सुना होगा इसमें, वो पूछ रहा था सबको, अजी हमारा सिद्धू आ गया, हमारा सिद्धू आ गया, तो मतलब सिद्धू पाकिस्तान के हैं, वही मैं, माई पॉइंट इज फ्रेंडशिप टू सच एन एक्सटेंट एट द एक्सपेंस ऑफ माई कंट्री, आई थिंक इट, क्या लगता है वही नुकसान देगा कांग्रेस पार्टी को, आपको लगता है? वो कैन बी, दिस इज एन इशू दैट दे वोंट फॉरगेट। कल भी कोई बीजेपी वाला पूछ रहा था, अपने दिल्ली का लीडर, उसको पूछ रहा था कि ही शुड एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा? 2022 में अगर सिद्धू चेहरा होता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करूंगा? अपोज करूंगा, कांग्रेस में रह के अपोज करेंगे या फिर बाहर भी जा सकते? मैं अपने देश के लिए और अपने पंजाब के लिए आई गिव माई कुर्बानी, उसको मैं जीतने नहीं दूंगा इस सिद्धू को, और अगर उसके वो मेरे खिलाफ जाएगी तो जाए, doesn't matter. I've done my last for my thing, for my country and my state. Sidhu is a danger for us. ये बड़ी बात कही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कहा कि सिद्धू देश के लिए डेंजर है, पंजाब के लिए खतरा है, और उसको हराने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ये बड़ी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कही है। और जिस बयान का वो जिक्र कर रहे थे, सिद्धू की जिस तकरीर की बात कर रहे थे, वो भी सुनने लायक है, और हमारी रिसर्च टीम ने वो ढूंढ कर निकाली है। कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा कि सिद्धू अपने डायलॉग्स में एक ही बात को रिपीट करते हैं, बस कैरेक्टर बदल देते हैं। तो आप भी सिद्धू के बयान सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। जब बीजेपी में थे तो जो डायलॉग नरेंद्र मोदी के लिए यूज करते थे, जब कांग्रेस में पहुंचे तो सोनिया गांधी के लिए उसी तरह की बातें कही, फिर वही लाइनें उन्होंने आसाराम बापू के लिए भी कही थी। और हैरानी की बात है कि सिद्धू सिख हैं, जट सिख हैं, और जो बातें इन नेताओं और बाबाओं के लिए कह रहे हैं, वही बात उन्होंने श्री गुरुदेव नाथ जी के लिए भी कही थी। और सिद्धू के शब्द वही हैं, बस जगह बदलती है, मौके के हिसाब से नाम बदलते हैं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दोस्त और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को भी चेतावनी दी। असल में जिस दिन सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का फैसला किया था, तब अशोक गहलोत ने कहा था वो उम्मीद करते हैं कि कैप्टन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। गहलोत ने कैप्टन को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की सलाह भी दी थी। आज कैप्टन ने कहा कि गहलोत भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। राजस्थान में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए राजस्थान में फोकस करें, वरना वहां भी दिक्कत हो सकती है।
वो अपना राजस्थान संभाले, हमारे पंजाब को छोड़े। वी नो व्हाट टू डू पंजाब, यू हैंडल राजस्थान। गरीबों मेरे दोस्त हैं अशोक जी, ये जो कमेटी ने जिसने टिकट दिए वो उनके चेयरमैन थे, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बट लेट हिम लुक आफ्टर, ही हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स। यू गॉट प्रॉब्लम इन राजस्थान, यू हैव प्रॉब्लम इन छत्तीसगढ़, 3 तो स्टेट रह गए हमारे, और आप पंजाब आप खराब कर रहे हो, तो देखो फिर क्या क्या होता है। तो 2022 में संभावना वापसी की लग रही है आपको, अभी मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात को देखते हुए? मौजूदा क्या, पहले तो 2 ग्रुप थे, अमरिंदर सिंह का कहते थे कि चीफ मिनिस्टर का, और एक था सुखजिंदर, चन्नी, त्रिपद बाजवा, और एक और था वो था, उसमें 4 थे, और अब तो 6 ग्रुप बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसी डिसइंटीग्रेशन हो रही है पार्टी की कि क्या हो जाएगा उसमें? तो मतलब पार्टी सर 2024 से पहले आपको लगता है बड़ा झटका ये हो सकता है? आई कांट से दैट, आई डोंट नो 3 महीने में क्या कोई अकल आएगी। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है। सचिन पायलट की राहुल गांधी के साथ लंबी मीटिंग के बाद अशोक गहलोत पर काफी अटेंशन है, वो टेंशन में है। आज भी राजस्थान कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने राजस्थान में सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग की। इसीलिए कैप्टन ने कहा कि गहलोत को राजस्थान की फिक्र करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अनुभवी नेता हैं, लंबा सियासी अनुभव है, वो जल्दबाजी के मूड में नहीं है, इसलिए वो भी अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे। उनका अगला कदम क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने आज कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बात क्लियर कर दी कि वो अभी हथियार नहीं डालेंगे, वो भी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे। आप जाएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? ऐसी संभावना को आप नकारेंगे? मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगा नाउ, आई विल डू इट आफ्टर टॉकिंग टू माय कोलीग्स। अरविंद केजरीवाल के साथ सर आम आदमी पार्टी एक चर्चा वो भी थी। मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कह सकता आज, मैं करूंगा अपने लोगों से बात, अपने दोस्तों से बात, फिर मैं आपको बताऊंगा। अपनी पार्टी फ्लोट कर सकते हैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह? और एक ही चीज में पूछ लो सभी। आई एम नॉट गोइंग टू क्विट नाउ, आई हैड डिसाइडेड टू क्विट आफ्टर दैट, आई हैड डिसाइडेड, आई टोल्ड मिस्टर गांधी मैं क्विट करूंगा, बट अब हालात बदल गए। दिस हैज मेड मी फील आई विल नेवर लीव। एक बात मेरी कैरेक्टर सबको जानना चाहिए, जीतने के बाद मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं, हार के मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जीत के फिर छोड़ूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातें सुनकर लगता है कि वो सबसे ज्यादा इस बात से आहत हैं कि उनके गांधी नेहरू परिवार से 67 साल पुराने रिश्ते थे, 67 ईयर्स से, लेकिन सोनिया गांधी ने उन पर भरोसा नहीं किया। उन्हें इस बात का दुख है कि राहुल और प्रियंका ने 4 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए सिद्धू पर भरोसा कर लिया। कैप्टन को लगता है कि पंजाब में कांग्रेस जीत रही थी, अब डबल फिगर में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। वो कन्विंस्ड हैं कि राहुल और प्रियंका में अनुभव की कमी है, ये दोनों अपने सलाहकारों के कहने पर चलते हैं और वो पंजाब की राजनीति को समझ नहीं पाए। अब सिद्धू और चन्नी दोनों पावर सेंटर हो जाएंगे और पार्टी के टूटने के चांसेस हैं। कैप्टन ने यह भी इशारा किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत को अपनी सरकार संभालने की जरूरत है, उनकी कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी बात यह कही कि वो तो राजनीति से रिटायर होने का प्लान बना रहे थे, क्विट करने का प्लान बना रहे थे, पर जब सोनिया गांधी ने उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया तो उन्होंने तय किया कि वो हार कर मैदान नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीत नहीं जाते तब तक लड़ेंगे और जीत कर वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। कैप्टन ने साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस सिद्धू के नाम पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को हराएंगे। अब सच है कि राहुल और प्रियंका ने तो अपना दांव सिद्धू पर लगाया है। सब जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट है, लेकिन कैप्टन जो स्टैंड लिया है उससे पंजाब में कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। सियासत, ड्रामा, झूठ और फरेब सिर्फ राजनीति में नहीं होता, आजकल कुछ भगवादारी साधु भी ये करने लगे हैं। प्रयागराज में उस शिष्य ने गुरु को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जिसे गुरु ने बच्चे की तरह पाला। उसी ने रिश्ते को कलंकित कर दिया, वही अपने गुरु की मौत का कारण बन गया। आज हजारों साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी विदाई दी। महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए। सनातन धर्म की परंपराओं के साथ उन्हें बागंबरी मठ परिसर में कुसमाधि दी गई।
नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें बाघंबरी मठ की जमीन पर ही समाधिस्थ किया जाए, नींबू के पेड़ के पास समाधि दी जाए। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार ही सारे क्रियाकर्म किए गए। आज पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को संगम पर गंगा स्नान कराया गया। इसके बाद संगम तट पर हनुमान जी के दर्शन कराए गए। फिर बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं उनके शिष्य बलबीर गिरी ने पूरी की। महंत ने अपने सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को ही अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया है। उन्हें ही गद्दी पर बैठाने की बात लिखी थी। आज हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बलबीर गिरी से बात की और बलबीर गिरी ने कहा कि आनंद गिरी ने उनसे 2 साल पहले महंत नरेंद्र गिरी से गुरु दीक्षा ली थी। बाबा ने उसे बहुत प्यार से पाला, उस पर विश्वास किया, लेकिन आनंद गिरी ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया। अब कानूनी रूप से जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो आनंद गिरी को मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि आनंद गिरी ने जो काम किया उसकी वजह से एक पूरा का क्या है, माहौल खराब हुआ है, पूरा एक रिश्ता खराब हुआ है? वो तो सनातन पे बहुत बड़ा कीचड़ उठा है, ठीक है ना। ये तो मैं स्वयं नहीं, आप स्वयं सनातन के अनुयायी है, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि किस तरह घटनाएं घटी है। क्या हमने कभी सुना था हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी है या कोड़िया व्यभिचारी? तो ये तो विषय तो आज से नहीं है, प्राचीन पुरखों ने लिख के गए हैं। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना है कि जिसने जो कर्म किया है उसे वो सजा मिले, उसे वो दंड मिले जिसका वो अधिकारी है। अगर उसमें मैं भी शामिल होता ना तो बीच चौराहे पे मैं भी खड़ा होता, लेकिन जिसने किया उसे भी होना ही पड़ेगा। आप गुरुजी के साथ रहते थे, चूंकि वो हैंड राइटिंग कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि वो हैंड राइटिंग उनकी नहीं है। सरकार का देखेंगी, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप लोगों को पता है कौन सा अक्षर किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से दिया गया है, क्या उन्होंने लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक हमारी राय की बात है, हम बताएंगे कि ये अक्षर उनके साइन, जो हैंड राइटिंग, जो लिखावट थी उनकी, वो लिखते थे कभी कभी जब अपने नाम जब किसी चीज़ में लिखना होता। आप एक बात बताइए, कोई आत्महत्या करेगा क्या किसी को बता के बता करेगा? अगर करे बोलेगा तो क्या वो आत्महत्या होगी? हो ही नहीं सकती। कोई भी घटना एकांत में होती है, ये एकांत की घटना है। उन्होंने काफ़ी विवरण, काफ़ी सोच विचार के ये शब्द जो दिख रहे हैं, जहाँ तक हम पढ़े हम उनको पढ़ नहीं सकते, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। आप जिम्मेदारी को निभाने के तैयार हैं उत्तराधिकारी के तौर पर? उत्तराधिकारी का मेरा कोई विषय नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन के बाद क्या फैसला लिया जाता है, उस पर हम भी गौर देंगे। और जो सरकारें जो अब ये बात लगभग पक्की होती जा रही है कि आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया। बदनामी के डर से, कलंक के डर से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की। ये बात उन्होंने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखी है। और फिर मौत से पहले अपना वीडियो भी रिकॉर्ड किया, उसमें भी लगभग वही बातें कही। और आज नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया कि उनकी मौत फांसी पर लटकने के कारण दम घुटने की वजह से हुई। रिपोर्ट में शरीर पर निशान के कोई चोट नहीं मिले, यानी डॉक्टर्स को अभी तक किसी तरह के फाउल प्ले की बात नजर नहीं आई। हालांकि नरेंद्र गिरी के बिस्तरा को प्रिजर्व किया गया है ताकि जरूरत पड़े तो बाद में और भी जांच की जा सके। वैसे आज महंत नरेंद्र गिरी के आखिरी दर्शन करने के लिए जो हजारों साधु संत आए, उन्होंने यही कहा कि जांच की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। नरेंद्र गिरी ने उन्हें बताया था कि वो अपने शिष्य से दुखी थे, ऐसे शिष्यों से परेशान थे जो लोभी थे और उनकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते थे। साजी समय लग रहा है अपने शिष्यों से व्यथित थे। वो शिष्य जो थे ये बड़े अच्छे तपस्वी संत थे और वो बहुत प्यार करते थे शिष्य को। जब कुछ चीज़ से ज़्यादा प्यार करो और वही धोखा करे या विश्वासघात करे तो उससे मन व्यथित हो जाता है। आप लोग यहाँ आते रहे होंगे, आनंद गिरी के बारे में जो बातें बताई जा रही है, उनका जो व्यक्तित्व था, वो जिस तरीके से लाइफस्टाइल में रहते थे, महंतों वाला, संतों वाला कम से कम उनका चीज़ नहीं। ये पहले से हम लोगों को डाउट होता था कि गुरु जी इनके ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं। स्वामी जी के लिए कभी कभी टोका टोकी होती थी, बैठते थे हम लोग बात में, साथ में भी बैठते थे, लेकिन ये होता था कि इनके ऊपर इतना विश्वास क्यों कर लिए, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं किए।
इनके ऊपर क्यों विश्वास कर लिए इतना। और वो संतों का हृदय है, उनके कोई बातें होंगी जो सेवा से उनको अपने बस में किए होंगे। सेवा से संत बस में हो जाते हैं, प्रेम के बस में सब हो जाता है। बाद में वो बस में करके विश्वासघात किए लगता है। कुछ स्वामी जी के साथ जिस उद्देश्य से स्वामी जी उन्हें बनाए थे शिष्य, वो अलग रास्ते पे जा रहे थे। समय पूर्व 2 वर्ष के लगभग से कुछ आर्थिक लोभी शिष्य जो अर्थ चाहते थे, धन चाहते थे, उनकी अस्मिता, उनकी इज्जत, उनकी मर्यादा का ध्यान नहीं देते थे। और नरेंद्र गिरी जी बाल्यकाली अच्छे संत थे। संत समाज के लिए उन्होंने, भक्त समाज के लिए बहुत कुछ किया है और करते चले आए। महाकुंभ में उनका बहुत प्रयास था कि तीर्थराज प्रयाग का भव्य विकास। जो बातें महाराज जी बोली जा रही हैं आनंद गिरी के बारे में, आपको लगता है वो सारी सही हैं? हाँ, जैसा हमसे नरेंद्र गिरी जी महाराज ने बताया था कि ये 2-3 वर्षों से साजिश करते चले आ रहे थे धन के लालच में। धन के लालच में साजिश करते चले आ रहे थे और इससे स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज बहुत व्यथित थे, दुखित थे। और आद्या प्रसाद तिवारी से भी व्यथित थे। जिसे ये साधु संत लोभी, लालची और साधु सन्यासी की मर्यादा तोड़ने वाला कह रहे हैं, जिस शिष्य का जिक्र कर रहे हैं, उसका तात्पर्य है आनंद गिरी। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र माना जाता था। लेकिन आज अपने गुरु को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के इल्जाम में आनंद गिरी जेल में है। आज अदालत ने आनंद गिरी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। आनंद गिरी के लाइफस्टाइल को लेकर, उसके कारनामों को लेकर, उसके अंदाज को लेकर सब कहते थे ये संत परंपरा के खिलाफ है, भगवा को दागदार करने वाले हैं। आनंद गिरी तो सिर्फ नाम का साधु था, वो अपनी लाइफ एंजॉय करता था। आनंद गिरी को महंगी कारों का शौक था, उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना पसंद था। प्रयागराज में आनंद गिरी छोटे महाराज के नाम से मशहूर था और उसे लेटेस्ट फोन का भी शौक था। इतना ही नहीं, कुछ वीडियोस ऐसे मिले हैं जिसमें वो एरोप्लेन से जंप करते हुए दिखाई दिए, स्काई डाइविंग करते हुए नजर आए। आनंद गिरी करीब 6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां उसकी इसी तरह की कई तस्वीरें सामने आई, कभी ब्रिस्बेन तो कभी सिडनी। BMW बाइक से लेकर हाई एंड कार की सवारी, ये सारी वीडियो और तस्वीरें अब बार बार सामने आ रही हैं। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिजी तक आनंद गिरी जगह जगह घूमते थे। असल में आनंद गिरी गेस्ट लेक्चरर के तौर पर योगा सिखाने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाता रहा। लेकिन पता यह चला कि कुछ वक्त पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया गया तो सिडनी पुलिस ने 2 महिलाओं से छेड़खानी के मामले में आनंद गिरी को अरेस्ट किया था। उसे सिडनी की कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन तब नरेंद्र गिरी ने उसे बचाने की कोशिश की, उसे सिडनी में पुलिस के चंगुल से छुड़वाया। लेकिन आनंद गिरी की इस हरकत से बागंबरी मठ और नरेंद्र गिरी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य को माफ कर दिया, लेकिन उसी शिष्य ने गुरु को गद्दी के लिए, गुरु को संपत्ति के लिए ब्लैकमेल किया और एक दिन ऐसा आया जब आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। आनंद गिरी ने अपने गुरु को मरने पर मजबूर किया। अब पुलिस जांच करेगी और आनंद गिरी को अदालत उसके किए की सजा देगी। लेकिन एक बात क्लियर है, किसी एक की गलती से, किसी एक के पाप से, किसी एक के लालच से, लोभ से पूरा समाज कलंकित होता है। आनंद गिरी ने अपने गुरु के खिलाफ जो साजिश रची, उससे गुरु की जान चली गई और पूरे समाज की, सनातन धर्म की बदनामी हुई। असदुद्दीन ओवैसी आजकल उत्तर प्रदेश में जहां भी रैली करने जाते हैं, विवाद उनके पीछे पीछे चलते हैं। कहीं उनके भाषणों पर कंट्रोवर्सी होती है तो कहीं उनके स्वागत में जो पोस्टर लगाए जाते हैं उन पर विवाद होता है। आज ओवैसी की पब्लिक मीटिंग संभल में थी। ओवैसी के स्वागत में जो पोस्टर लगे उन पर लिखा गया था, गाजियों की धरती पर आपका स्वागत है। गाजी का मतलब होता है इस्लाम के लिए लड़ने वाले योद्धा। पोस्टर में लिखा गया था कि इस्लाम के वीर योद्धाओं की धरती पर आपका वेलकम है। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि कल ही योगी आदित्यनाथ भी संभल आए थे। उन्होंने संभल को पौराणिक नजरिए से अहम बताते हुए इसे धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था। इसके जवाब में आज ओवैसी के सपोर्टर्स ने संभल को गाजियों की भूमि बता दिया
और जब ओवैसी आए तो उन्होंने भी उसी अंदाज में बात की। ओवैसी ने कहा कि वो मुसलमानों के हकों के लिए लड़ेंगे, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, सरकार उनके खिलाफ कितने भी मुकदमे लगा दे। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को जेल में बंद किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, बाहुबली और माफिया बताकर गोली मारी जाती है। अगर मुसलमानों को जुल्म से बचना है तो मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपनी मर्जी की सरकार बनानी चाहिए। 1950 से हम देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई इलेक्शन आता है तो हमारे ही दरमियान से बाज लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखो जिंदगी और मौत का मसला है, जरा एहतियात से अपने वोट का इस्तेमाल करना। मैं पूछना चाहता हूं, भारत को आजाद होकर 75 साल के करीब हो चुके हैं, इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती हैं और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है। अगर जेल में सड़ने के बाद निकलते हैं तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे पास आदादोशुमार है, डेटा है मेरे पास, और जब हम ये बात करते हैं तो हमारे मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण करता है। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कल भी चैलेंज करता रहूंगा, तुम मेरे इन सवालात का जवाब दो। योगी आदित्यनाथ ओवैसी की बातों का करारा जवाब देते हैं, अपने अंदाज में देते हैं। आज वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे, उन्होंने 3 रैलियां की, दादरी, हापुड़ और अमरोहा में लोगों को एड्रेस किया। दादरी में सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, अपनी सरकार के काम गिनाए और फिर उन्होंने विरोधियों पर तीखे हमले किए। योगी ने कहा जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि इसी तरह के नेताओं के कारण माहौल खराब होता है, दंगे होते हैं, लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने पुरानी बातों की याद दिलाई, कैराना और शामली से पलायन के मुद्दे पर बात की। दादरी में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की भी बात की। योगी ने कहा कि 2017 से पहले की राज्य सरकार कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा का त्योहार तक मनाने नहीं देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। याद करिए आज से 4.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, यहां पर कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। तब भी कोई बाहर से शासक नहीं था प्रदेश में, चेहरे सब आप ही के बीच से थे, लेकिन कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाती थी, कोई भी पर्व और त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे। अभी आपने देखा होगा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। क्या 1947 के बाद प्रदेश में और देश के अंदर सरकार ही नहीं बनी थी क्या, कि वर्षों से 500 वर्षों से चली आ रही इस समस्या का हम समाधान कर सके? लेकिन समाधान के लिए इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो इस समाधान होगा, और यह भी तय करना होगा कि अगर भारत की अस्मिता से और जनमानस की आस्था से जुड़ा हुआ कोई मानबिंदु होगा, हमें उसे सम्मान देना ही है, भले वोट बैंक की राजनीति कुछ भी कहती हो, उससे ऊपर उठ करके जब कार्य होता है तब इस प्रकार के परिणाम आते हैं। अयोध्या में आप जाइए, आज वहां पर केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य किस भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या हर भारतवासी को इसमें गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता के बीच अपने काम का हिसाब दिया, अपने बहुत सारे फैसले गिनवाए, और योगी ने कहा कि पहले यूपी में गैर कानूनी बूचड़खाने चलते थे, लेकिन अब एक भी इलीगल स्लॉटर हाउस नहीं बचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? माताएं और बहनें एक ही शिकायत करती थी, क्या हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को स्कूल भेज पाएंगे? क्या सुरक्षा का वातावरण हो पाएगा? इलीगल स्लॉटरिंग के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी गोवंशी
अवैध बूचड़खानों के हवाले चले गए हैं और इसको रोकने के लिए हमने कहा इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे और गौवंश की रक्षा का पुख्ता व्यवस्था भी होगी। और भाइयों बहनों, हम लोग आए थे, हम लोगों ने आने के तत्काल बाद पहला काम यही किया, अवैध बूचड़खाने बंद हो और दूसरा बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का 19 सितंबर को पूरा हुआ है और 4.5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद आज आप इस बात को देख रहे होंगे, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं होता है, नहीं तो हर तीसरे दिन एक दंगा इसी उत्तर प्रदेश में होता था। अमरोहा में भी योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकार दंगाइयों को पालती थी, लेकिन अब यूपी में दंगाइयों की संपत्ति जब्त हो रही है। योगी ने चेतावनी दी, अगर अब किसी ने दुकान जलाने की कोशिश की तो उसकी 7 पीढ़ियों तक को भुगतान करना पड़ेगा। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, क्या सरकार और क्या उस समय उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसी चिंता करते थे? नहीं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर तो मैं और मेरा विकास पर सब व्यक्ति सीमित था। किसी जनपद में कोई विकास की योजना आती थी, बंदरगाह होने लगती थी। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान विकास विरोधी होती थी, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली होती थी, लेकिन आज दंगाइयों को पहले से सरकार का स्पष्ट चेतावनी है कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त होगी, सार्वजनिक संपत्ति को जलाओगे, किसी गरीब की झोपड़ी पर, गरीब के मकान पर आग लगाओगे या व्यापारिक प्रतिष्ठान को जलाओगे तो फिर 7 पीढ़ियां भुगतान करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। ये बात तो सही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दंगा करने वालों के मन में खौफ पैदा किया। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, कांवड़ यात्रा भी निकली, ताजिए भी निकले, दशहरा भी धूमधाम से हुआ, दुर्गा पूजा भी हुई, लेकिन कहीं से हिंसा की, आपसी टकराव की, मारकाट की खबरें नहीं आई और ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह अमेरिका में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में यह समिट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट को वर्चुअली एड्रेस किया और कहा कि पूरी दुनिया को इस वायरस से मिलकर लड़ना होगा। Excellencies, the COVID-19 pandemic has been an unprecedented disruption and it is not yet over. Much of the world is still to be vaccinated. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome. Excellencies, India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries, and we have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. 2 indigenously developed vaccines have received emergency use authorization in India, including the world's first DNA-based vaccine. Several Indian companies are also involved in licensed production of various vaccines.
earlier this year, we shared our vaccine production with 95 other countries. कोरोना वायरस को लेकर मोदी की बात पूरी दुनिया इसलिए गौर से सुनती है क्योंकि भारत ने 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाले मुल्क ने जिस तरह से कोरोना पर काबू किया वो दूसरे देशों के लिए एक मिसाल है। अमेरिका जैसी सुपर पावर से जब इसको कंपेयर करते हैं तो नजर आता है क्योंकि अमेरिका कोरोना के कहर के सामने कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका में एक बार फिर से कहर बरपा है। पिछले कुछ हफ्ते से रोजाना अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में करीब कोरोना के 1,30,000 केसेस सामने आए, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई 24 घंटे में। अमेरिका में ऑन एन एवरेज एक दिन में 2,500 लोगों की मौत हो रही है, जो बहुत बड़ी बात है। पिछले एक हफ्ते में एवरेज कोरोना के केसेस की बात करें तो अमेरिका में हर रोज 1,34,000 केस सामने आए। और अमेरिका में वैक्सीनेशन का अगर जिक्र करें तो जितने लोग एलिजिबल हैं उनमें से 64% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दे दी गई है, जबकि 55% पॉपुलेशन को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया गया है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं, जो चिंता की बात है। अमेरिका के हालात से सबक सीखने की जरूरत है। अमेरिका के लोगों ने लापरवाही बरती और फिर वही पुराने हालात बन गए जो फर्स्ट और सेकंड वेव के वक्त थे। इसलिए हमें सावधान रहना है, बिल्कुल ढील नहीं बरतनी है, मास्क का इस्तेमाल लगातार करना है। और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में क्यों खलबली मची, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।